हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। सो गाइस, आपको पता है कि एनटीटी का सिलेबस हमारा चल रहा है। ठीक है, हम चैप्टर वाइज चैप्टर चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो प्ले एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, सो इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी इसके 4 पार्ट्स कर लिए हैं। इस चैप्टर के हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं कल की क्लास तक। जो लास्ट क्लास थी वह फोर्थ पार्ट था। आज की क्लास हमारा फिफ्थ पार्ट होगा। ठीक है, वीडियो का यह फिफ्थ पार्ट होगा। 4 पार्ट्स हम इसके कर चुके हैं और वो चारों पार्ट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से वो भी कवर कर लेना। ठीक है, कल की क्लास को इसके साथ जोड़ लेते हैं। कल की क्लास में हमने यहाँ तक जो अपना मैटर था इसको ओवर कर दिया था। अकैकी संगति का जो नियम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, बच्चों को कैसे समझाना है ना, इसके बारे में हम डिस्कस कर दिया था, जिसको बोलते हैं 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, कि यह एक आधार होता है, यह एक बेस होता है बच्चों को काउंटिंग सिखाने का। बच्चों को जो गिनती होती है, ठीक है, काउंट करना होता है, उसको सिखाने का यह आधार होता है। ठीक है, यहाँ पे आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वह स्टार्ट होगा यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो, काउंटिंग को स्टार्ट करना है तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। ज्यादा बातें ना करते हुए हम इस क्लास को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे इसी पार्ट में पूरी मीन्स यह पूरा चैप्टर अब कवर करने की, क्योंकि फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं मिलान करना मीन्स मैचिंग करना, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन करने की योग्यता, और जो 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस है मीन्स अटैकी संगति की समझ है, ये क्या है, ही आधार है जिनसे गिनने की योग्यता मीन्स बच्चों में आती है। मीन्स जो भी गणितीय योग्यताएं विकसित होती हैं, मीन्स मैथमेटिकल एबिलिटीज हैं, जो कि मैथ से रिलेटेड जो भी योग्यताएं हैं वो बच्चों में आती हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही आती हैं। मैचिंग करने का कॉन्सेप्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरिएशन हो गया, कैकी संगति का नियम हो गया। ठीक है, इन चीजों की अगर समझ बच्चों में आ गई है तो वह काउंटिंग करना सीख जाएंगे। तो हमारे पास अब यहाँ पे कह रहे हैं, देखो, हम में से ज्यादातर जो टीचर होते हैं या वयस्क होते हैं, जब बच्चों को संख्या नाम से परिचित कराते हैं, मीन जब बच्चों को वह जो भी नंबर होते हैं या काउंटिंग करना है तो उनके नाम से वह इंट्रोड्यूस कराते हैं या गिनना सिखाना शुरू करते हैं, तो वह वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। तो ज्यादातर मीन्स जो टीचर होते हैं वो हमने यह देखा है कि भाई बच्चों को काउंटिंग सिखाते समय वह जो भी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट रिलेट करती हैं उन काउंटिंग करने के साथ साथ, तो उन चीजों को वह शो नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं हम बच्चों को संख्या नाम एक क्रम में प्रस्तुत करते हैं। जो भी मीन्स नंबर का नेम है, नंबर का नेम मीन्स इसको 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3 बोल दिया है ना, इसको 4 बोल दिया और ये 5। तो यह एक सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, मीन्स जस्ट बच्चों को उसका नाम बता रहे हैं कि इस शेप को 1 बोलते हैं। ये जस्ट एक शेप दिखा रहे हैं बच्चों को कि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है, शेप है, इसको 2 बोलते हैं। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं, है ना। ये एक तरीके की शेप दिखाई जा रही है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि हम बच्चों को संख्या का जो ये नाम होता है एक, उसको क्रम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। कह रहे हैं यह उम्मीद रखते हुए कि बच्चे यह क्रम सीख भी जाएंगे, और यहाँ पे हम यह भी एक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चे यह क्रम सीख जाएंगे। इस क्रम, कह रहे हैं, इस क्रम के तर्क को समझ भी जाएंगे और हम इसका जो भी लॉजिक है काउंटिंग का, इसको भी समझ जाएंगे, हम यह भी मान लेते हैं। परंतु ज्यादातर बच्चों के लिए यह जो क्रम है, ठीक है, कोई भी मायने नहीं रखता, मीन्स कोई वैल्यू नहीं है अगर आप इस तरीके से बच्चों को काउंटिंग करना सिखा रहे हो। जैसा कि हम कह रहे हैं, पहले भी इस चीज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग कर बच्चों को गिनना सिखाना ही यहाँ पे मीनिंगफुल होगा। अदरवाइज वो सारी चीजें मीनिंगलेस होंगी अगर आप जो भी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है अगर वो नहीं दिखा रहे हैं बच्चों को। हमारे पास देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को गिनती सिखाने के लिए, हमारे पास यहाँ पे चीजों को गिनते समय कह रहे हैं एक वस्तु से गिनना शुरू करते हैं और फिर अगली वस्तु, और फिर उससे अगली वस्तु को छूते हुए हम क्रमश 1 2 3 बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चे, कह रहे हैं, वयस्क को इन चीजों को स्पर्श करते हुए और प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग शब्द बोलते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि 1 2 3
इन वस्तुओं के नाम है, तो हम बच्चों को यह नहीं बताते कि दूसरी वस्तुओं को दो इसलिए कहते हैं क्योंकि अब हम दो वस्तुओं मीन्स एक पहले वस्तु जिसको हमने छुआ था और अब जिसको हम छूने जा रहे हैं, इसका कलेक्शन किया है। मीन्स जहाँ पे जब भी हम कोई काउंटिंग करना सिखाते हैं, तो जैसे कि हमने उसको एक लिख दिया और उसके सामने हमने क्या है कि उसको एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया कि भाई ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फूल बना लो, है ना। तो इस तरीके से हम सिखा रहे होते हैं। यहाँ पे दो रख दिया, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट और रख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे अब बच्चों को लगता है कि भाई जो भी उन्हें उन्हें यह लगता है कि जब भी हम एक दो तीन बोलते हैं, ठीक है, उसके सामने एक बोल दिया, दो बोल दिया, आगे तीन बोल दिया, तो बच्चे इस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि इस वस्तु का नाम ही क्या है, एक है, ठीक है, या इस वस्तु का नाम ही क्या है, दो है, ठीक है। हालांकि इस वस्तु को तो हम फ्लावर बोल सकते हैं ना, इसका नाम तो यह तो एक फूल हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे कुछ अलग सा ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उसको यह नहीं बताते कि जिस वस्तु को हमने, देखो यहाँ पे यही बात कही है ना, क्योंकि यह नहीं बताते कि दूसरी वस्तु दो इसलिए, मीन्स जब हमने किसी दूसरी वस्तु को दो इसलिए कहा क्योंकि उसमें दो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन आया है, हम यहाँ पे उसको यह नहीं बताते। तो हम कह रहे हैं, हम तो इस तथ्य को समझते हैं, हम तो इस बात को समझ जाते हैं कि दो चीजों का कलेक्शन दो होता है, तीन चीजों का कलेक्शन तीन होता है, चार का चार, पांच का पांच, है ना। और परंतु बच्चों से भी हम यह जो हम यह चीज समझते हैं, लेकिन बच्चों से भी हम यही मीन्स एक तरीके का बच्चों से भी हम यही अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चे भी अपने आप बिना हमारे समझाए ही इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, इस फैक्ट को समझ जाएंगे कि दो चीजों का कलेक्शन दो होता है, तीन का कलेक्शन तीन होता है, चार का कलेक्शन चार होता है ना, कि बच्चे भी इसको समझ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, कह रहे हैं, हमें यह भी एहसास नहीं होता कि हमारे सिखाने के तरीके से बच्चे बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि यदि बच्चे की समक्ष निम्नलिखित तरीके से आप काउंटिंग पेश करोगे, मीन्स प्रेजेंट करोगे, तो इस उलझन से आसानी से बचा जा सकता है। सो यहाँ पे हम बच्चों को चलो रियलिस्टिक चीजें दिखा तो रहे हैं, लेकिन दिखाते हुए उन्हें जस्ट एक कलेक्शन के बारे में भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा, कहीं बच्चे अपना ही निष्कर्ष न निकाल ले। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि जब आप गिनना शुरू करेंगे तो पहली वस्तु को स्पर्श करते हुए कहे कि यह एक पत्ता है, और उसे बाकी पत्तों के ढेर से थोड़ा क्या कर दें, दूर रख दें। फिर दूसरे पत्ते को लें और उसे पहले के पास रखते हुए बोलें कि अब यह एक और पत्ता है, और इस प्रकार अब ये दो पत्ते हो गए, मीन्स अब दो पत्तों का यहाँ पे दो जो भी हमारे पास पत्ते हैं उसका यह कलेक्शन बन गया है ना। सो एक और एक क्या होते हैं, दो होते हैं। इस तरह से उन्हें अगली संख्याएं सिखाने के लिए भी यही तरीका आप जारी रखेंगे, ठीक है। मीन्स इसको आगे कंटिन्यूसली आप करते जाएंगे कि जैसे कि आपके सामने यहाँ पे कुछ पत्ते पड़े हैं, है ना, उसका ढेर पड़ा है पत्तों का, ठीक है। सो ये इसको थोड़ा हम ड्रा कर लेते हैं। सो आपने यहाँ पे इन ढेर में से एक पत्ता लिया और यहाँ पे रख दिया, बच्चों को कहा कि यह एक पत्ता है, ठीक है, यह एक पत्ता है। उसके बाद दूसरा पत्ता उठाया और उसके आगे रखा, ठीक है, और बच्चों को कहा कि भाई अब यह कितने पत्ते हो गए, अब यह दो पत्ते हो गए, तो इन दोनों का कलेक्शन ही क्या है, दो है। इसके बाद तीसरा पत्ता उठाया और यहाँ पे हमारे पास फिर क्या है, तीसरा पत्ता रख दिया, ठीक है, कि अब यह कितने पत्तों का कलेक्शन हो गया, यह तीन पत्तों का कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हो, ठीक है, ताकि उनमें जो अलग निष्कर्ष वो निकाल रहे हैं कि भाई इस तरीके की स्ट्रक्चर को एक बोलते हैं, या इस तरीके की स्ट्रक्चर को दो बोलते हैं, या इस तरीके की स्ट्रक्चर को तीन बोलते हैं, है ना। वो जस्ट इनकी स्ट्रक्चर से कंक्लूजन निकाल रहे हैं अपनी मर्जी से, जो कहीं ना कहीं गलत है। सो इस उलझनबाजी से वो बच जाएंगे। तो कह रहे हैं इस तरीके से आप कंटिन्यू रखोगे आगे, और आगे कह रहे हैं इससे बच्चे को फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि संख्या के नाम किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नहीं होता, बल्कि वह उन चीजों को हमने एक तरफ रखा है और उन वस्तुओं के समूह को यह क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उनको दर्शाता है, ठीक है। सो इस प्रकार की विधि बच्चों को यह जानने में सहायता करेगी कि संख्याओं का एक क्रम होता है, और अगली संख्या जो लास्ट वाली संख्या होती है उससे एक ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और एक दो लिखा है। सो यहाँ पे बच्चों को यह भी एक समझ विकसित होती है कि भाई जो
एक के बाद जो भी हमने दो लिखा है, इसका मतलब ये है कि यह संख्या दो इससे क्या है, इस संख्या से ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके की समझ भी बच्चों में बनती है। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि बच्चों को इस तरीके से कुछ संख्याओं से इंट्रोड्यूस कराने के पश्चात कह रहे हैं उन्हें नंबर से रिलेटेड कई प्रकार से कुछ एक्सपीरियंस बच्चों को आप दे सकते हो। उन्हें कह रहे हैं आप बार बार थोड़ा क्या करें, रिपीट कराएं इस चीजों को। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कहा है, विभिन्न परिस्थितियों में आप यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अब पत्ते की सिचुएशन हमने देखी थी कि पत्तों का कलेक्शन रखा था, है ना। यहाँ पे आप दो लोग रख सकते हो, पेंसिल ले सकते हो, गेंद ले सकते हो, मीन्स बॉल्स। ठीक है, यहाँ कुछ और चीजें ले सकते हो, पेन ले सकते हो, कॉपीज ले सकते हो, चेयर ले सकते हो, है ना। सो बहुत सारे आपके सामने ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका अलग अलग मीन्स क्या है, सिचुएशन में उनका कलेक्शन लेकर के आप बच्चों को गिनना सिखा सकते हो। इसमें बटन, कंकड़ जो भी है, डंडियां, है ना, ऐसी चीजें यहाँ पे कह रहे हैं ले सकते हैं। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि संख्याओं से परिचित कराते समय एक और पहलू है, एक और यहाँ पे अब एस्पेक्ट आता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। कह रहे हैं गिनना सिखाने के लिए कंकड़ों या मोतियों का प्रयोग करते समय हमें हमें से अधिकांश किसी विशिष्ट संख्या को सीखने के लिए प्रत्येक बार कंकड़ों या मोतियों को समान पद्धति में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप एक जब भी आप संख्याओं को सिखा रहे होते हैं, सो हमने मीन्स यहाँ पे देखना है कि जो भी आपने कंकड़ या जो भी मटेरियल लिया है, कहने का मतलब, सो उसको एक सिस्टम में कैसे आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, सो उसको भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपने दो को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए जो भी आपने कंकड़ रखे हैं वो इस तरीके से रखे। यहाँ पे दो डॉट लगे हुए हैं, ध्यान से देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये दो डॉट है ना, कि कंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे दो डॉट इस तरीके से लगा दिए। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि भाई इस जो यह दो डॉट है इसको इस तरीके से दिखा दिए, है ना, इसको इस तरीके से रखे हैं। सो कह रहे हैं तीन को दिखाने के लिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तीन को दिखाने के लिए इसको अलग से अ, इसकी स्ट्रक्चर बनाई है कि इसको इस तरीके से रखा है। ठीक है, इसको इस तरीके से रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप बड़े थोड़ा मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। और ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं अगर चार की बात करें तो चार के लिए हम यहाँ पे इस तरीके का नमूना यहाँ पे लिया है इन्होंने। ये आप देख सकते हो, इसको थोड़ा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके का नमूना ये लिया है। ठीक है, कि भाई इसको ऐसे रखा, फिर इसको ऐसे रखा। ठीक है, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये नमूना लिया है ना। सो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं अब पजल हो जाते हैं। यहाँ पर भी बच्चों को कहीं ना कहीं वो एक तरीके का जो भी भ्रम है उसको हो सकता है कि वस्तुओं की व्यवस्था ही एक या दो आदि कहलाती है। अब यहाँ पे बच्चों को यही लगेगा कि भाई एक ये हो गया, एक तो मान लो कि इस तरीके से कुछ रख दिया तो यह एक है, और अगर आपने इस तरीके से रख दिया, है ना, तो यह दो है, और अगर आपने मान लो कि स्ट्रक्चर कोई इस तरीके से बना दी तो यह क्या है, तीन है, और अगर आपने मान लो कि स्ट्रक्चर इस तरीके से रख दी तो यह क्या है, चार है ना। तो यह एक, यह दो, और यह तीन, और यह चार। ठीक है, सो उसको यह भी कहीं ना कहीं उलझनबाजी में वो पड़ जाते हैं। तो कह रहे हैं छोटी, तो यहाँ पे अब यही कहा है कि भाई ऐसी चीजों को आप अलग अलग तरीके से भी दिखा सकते हो। यहाँ पे जैसे कि कहा है कि एक को आपने चलो ऐसे रख दिया, एक वस्तु को आपने ऐसे रख दिया, तो दूसरी को आप ऐसे भी रख सकते हो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, और ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, किसी तरीके से रख दो, आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, इसको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, मीन्स हॉरिजेंटली इसको, और लॉन्गिट्यूडनल वे से, है ना। सो इसको आप रख सकते हो, इस तरीके से भी मैनेज कर सकते हो। ये लो। ठीक है, सो आप अपनी मर्जी से दो को किसी तरीके से अलग अरेंजमेंट बना करके आप दिखा सकते हो, ताकि बच्चों को ये लगे कि भाई दो चीजों का कलेक्शन चाहे वो कैसा भी हो, वो दो ही होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चार की बात करें, तो चार को यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो ऐसे रखा हुआ है ना, कि यहाँ पे चार वस्तुओं का अरेंजमेंट ऐसे किया था। तो जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही अरेंजमेंट करना है इसका, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। ठीक है, इस वे में, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, इस वे में। ठीक है, इसको आप इस वे में भी रख सकते हो, इस तरीके से।
ठीक है, इसको इस वे में भी रख सकते हो, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि आपने इसी तरीके से रखना है, आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इसको आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है, चार को मीन्स दर्शाने के लिए, ताकि बच्चों को ये लगे कि भाई चार वस्तुओं का कलेक्शन है वो चार होता है, न कि उसको किसी एक ही स्पेसिफिक तरीके से अगर रखा जाए तो वही चार होता है। कि यहाँ पे अब बच्चों को यह समझ आ जाएगी कि भाई इस चीज को भी चार बोलेंगे और इसको भी चार बोलेंगे और इसको भी और इसको भी, तो आपको अलग अलग तरीके से ये चीजें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं छोटी संख्याएं जो होती हैं, मीन्स अर्थात 10 से कम छोटी संख्याओं को सिखाते हुए जो भी हमने ऊपर मटेरियल लिए हैं, जैसे पत्थर लिए थे आप, यहाँ पे जो बटन होते हैं शर्ट के उसका यूज कर सकते हो, तो उसको भिन्न भिन्न रूपों में आप दिखा सकते हो, ताकि बच्चे बच्चे जो उलझन में पड़ गए हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके, ठीक है, उसकी उलझन को दूर किया जा सके। तो कह रहे हैं इस तरह तीन चीजें दिखाते समय आप कह रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से अरेंज करें, ठीक है, उसको त्रिभुजाकार भी शेप दे सकते हो, तीन चीजों को आप इस तरीके से रख सकते हो जैसे यहाँ पे कहा है। तो ये तो एक त्रिभुजाकार शेप हो गई है ना, उसको आप इस तरीके से रख सकते हो, उसको आप इस तरीके से रख सकते हो, तीनों को इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आपने एक ही शेप में उसको दिखाना है, इस शेप में, इस शेप में, इस शेप में भी आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। सो होप क्या ये समझ गए होगे। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि एक समय में बच्चों को केवल कुछ ही संख्याओं को आप इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ ही संख्याओं के बारे में जानकारी दें। इसके लिए अलग अलग प्रकार की आप सामग्री है, जो मटेरियल है, उसका यूज कर सकते हो। इससे बच्चों को यह संख्याएं हैं जो समझने के लिए काफी समय मिलता है, और वे आने वाली जो भी उनमें पजल है, जो भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी क्या है कहीं ना कहीं दूर हो जाती है, उनसे वो बचेंगे। इसमें कह रहे हैं जो स्क्रिप्ट से बच्चों को केवल तभी परिचित कराएं जब उन्हें वास्तविक वस्तुओं के साथ गिनती करने के अवसर मिल चुके हों। मीन्स जब वह रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके काउंटिंग करना सीख जाते हैं, उसके बाद आप स्क्रिप्ट को सिखाओ। सो जस्ट स्क्रिप्ट में आपको पता है कि क्या होता है, जैसे कि हम बच्चों को जस्ट नंबर लिखना सिखा रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक तरीके की स्क्रिप्ट हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे हम कोई ना कोई काउंटिंग कर रहे हैं जो भी, ठीक है। ये तो ये क्या है, एक स्क्रिप्ट हो सकती है। सो सीधा आप यहीं से स्टार्ट नहीं करोगे, ऐसे स्टार्ट नहीं करोगे बच्चों को सिखाने के लिए। सो यहाँ पे कह रहे हैं ज्यादातर जो अधिकांश टीचर होते हैं वह इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। मीन्स रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करके नहीं सिखाते, वह सीधा ही किसी कॉपी पर या बोर्ड पर संख्याओं को लिखकर उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वयस्कों के लिए संख्याओं को सिखाने का यह उन्हें अच्छा तरीका लगता है और सुविधाजनक लगता है, क्योंकि भाई कितनी चीजों को का वह कलेक्शन लेकर के आएंगे, है ना। चलो हम मान लेते हैं, देखो एक दो तीन जस्ट उन्होंने ये लिख करके सिखा रहे हैं, है ना, तो ये उनके लिए इजी काम है। तो इसलिए वो क्या है कि चीजों का कलेक्शन करने से बचने के लिए कि पहले रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, एक प्लानिंग करेंगे, है ना। सो इससे बचने के लिए ज्यादातर टीचर क्या होते हैं, सीधा संख्याओं को लिखाना शुरू कर देते हैं। सो वयस्कों के लिए संख्याओं को सिखाने का यह थोड़ा सुविधाजनक और आसान तरीका लगता है, क्योंकि बच्चों को चार वस्तुओं दिखाने की अपेक्षा वह कह रहे हैं बोर्ड पर चार लिखना ज्यादा उन्हें ईजी लगता है, कि चार वस्तुओं को दिखाने की बजाय हम जस्ट चार लिख दें, है ना। सो ये उनके लिए, परंतु जब बच्चों को कह रहे हैं संख्या सिखाने की जल्दबाजी करने से बच्चे के मूर्त वस्तुओं के साथ संख्या संबंधी जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हैं, ठीक है। सो प्रत्येक दो या मीन्स जो भी द्वि है या टू नेस है उसको कह रहे हैं निरूपित करने का मात्र एक यह चिन्ह है, यह तो जस्ट एक चिन्ह है कि भाई यह स्ट्रक्चर है उसकी, जो हम पहले भी थोड़ा बता चुके हैं कि भाई इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो वह इस स्ट्रक्चर को जस्ट लिखेंगे। लेकिन उन्हें जो भी संख्याओं की समझ है कि दो को इस तरीके से तो चलो लिख लिख दिया जाता है, लेकिन इसका तीन के साथ क्या रिलेशन है, इसका एक के साथ क्या रिलेशन है, तो इस तरीके की समझ उसको नहीं आएगी कि भाई दो में जब हमने एक जोड़ दिया तो तीन बन गया, और तीन दो से एक ज्यादा मीन्स वैल्यू है ना। सो ऐसी चीजों की जो समझ है वो उसमें नहीं बन पाएगी। तो इसलिए कहा है कि कहीं ना कहीं चीजें सीमित हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि जैसा कि यह समझने की बजाय कि बच्चे यह सोचें कि जो भी दो है या द्वि है
ठीक है, इसको लिखने के आकार से है, जस्ट बच्चे यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो समझ पाएंगे। तो जब तक बच्चे वस्तुओं के प्रयोग के माध्यम से संख्याओं की संकल्पना से परिचित न हो जाएं, तो उन्हें कह रहे हैं लेकर संख्याओं से परिचित नहीं करवाना चाहिए। तो ये बात आप याद रखोगे कि भाई सीधा आपने स्क्रिप्ट को नहीं लेकर के आना है, ठीक है, इसको इग्नोर करना है। सबसे पहले आपने बच्चों को रियलिस्टिक वस्तुओं के साथ ऑब्जेक्ट करके गिनती को, काउंटिंग को सिखाना है। इसके पश्चात कह रहे हैं स्क्रिप्ट से परिचित कराने के कारण भी उन्हें बताएं कि स्क्रिप्ट बड़ी संख्याओं को दर्शाने का सुविधाजनक तरीका है, क्योंकि जब आपने स्क्रिप्ट को स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट करने का रीजन भी बताना है, क्योंकि भाई हम ये भी चीज तो हम मान सकते हैं ना कि देखो हम एक वस्तु को कलेक्ट कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं, तीन वस्तुओं की कलेक्शन भी ले सकते हैं, चार की भी ले सकते हैं, पांच की भी, छह की भी, सात की भी, आठ की भी, नौ की भी, और ज्यादा से ज्यादा 10 20 हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी। सो लेकिन हम हजारों वस्तुओं को तो नहीं कलेक्ट कर सकते ना। सो इसलिए यहाँ पे हम बच्चों को यह भी बता सकते हैं कि भाई 9 के बाद हम अब ज्यादा वस्तुओं की कलेक्शन नहीं कर सकते, ज्यादातर हम 9 की कर सकते हैं, चलो 10 की भी कर सकते हैं, है ना। सो ज्यादा बड़ी अब संख्या जैसे जैसे बड़ी हो जाती है तो वस्तुओं की कलेक्शन है, जो ऑब्जेक्ट है, उनको हम नहीं कहीं ना कहीं अरेंज कर सकते हैं। सो इसके लिए हम जस्ट क्या है, स्क्रिप्ट को फिर आगे क्या कर सकते हैं, महत्व दे सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम स्क्रिप्ट के माध्यम से संख्याओं को लिखा सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि यदि 9 की बात करते हैं तो इसके लिए हमें 9 चीजों मींस 9 रियल ऑब्जेक्ट को लेकर आने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे मात्र 9 लेकर भी हम क्या है, दर्शा सकते हैं, क्योंकि 9 का मतलब 9 ऑब्जेक्ट ही होता है ना। ऐसे वस्तुओं को आप सॉरी बच्चों को आप समझा सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट समय की संकल्पना को मजबूत करने के लिए प्ले एक्टिविटी। सो अगर मैं समय की बात करूं भाई, टाइम की बात करूं, है ना, सो टाइम में काफी चीजें आती हैं। तो ये आपको पता है कि टाइम में होता क्या है। सो टाइम में बच्चों को जैसे कि हम बात करें, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, है ना, फ्यूचर हो गया, ठीक है, इसकी समझ विकसित होती है। ऐसे ही मॉर्निंग का समय, तो ये भी एक टाइम है। इवनिंग हो गया, ये भी एक टाइम है। आफ्टरनून हो गया, है ना, ये भी एक टाइम है। और नाइट। सो इस तरीके से उनको जो कि नेक्स्ट डे हो गया, लास्ट डे हो गया, यस्टरडे, टुडे, तो ऐसी समझ को विकसित करने के लिए यहाँ पे कुछ हमें एक्टिविटी करनी है। सो कह रहे हैं जो भी प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, वह कह रहे हैं जो अब ये भी टाइम होता है ना, मिनट हो गए और घंटे हो गए, सप्ताह, वीक हो गए, मंथ हो गए और साल हो गए। सो इन इस टाइम को वह अभी नहीं समझते हैं, कह रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अभी उनकी समझ के बाहर हैं। सो छोटे शाला पूर्व बच्चे जो कह रहे हैं वर्तमान मीन्स प्रेजेंट की बात करें और तत्कालिक भूतकाल की बात करी है, कर रखी है यहाँ पे, मीन्स जो अभी अभी समय बीता है, जो अभी अभी मीन्स 2 या 4 या 10 दिन की घटनाएं लगभग यहाँ पे हो सकती है। ज्यादा सालों की घटनाएं हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, मीन्स ज्यादा वर्षों की घटनाएं हम यहाँ पे नहीं लेंगे। सो उसके बाद कह रहे हैं तत्कालिक भविष्य मीन्स जो तुरंत फ्यूचर में होने वाली कुछ घटनाएं हैं, तो इसकी बातचीत हम कर सकते हैं। आगे उन्हें जो भी मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, ठीक है, यस्टरडे है, टुडे है, लास्ट डे है, ठीक है, तो ऐसी चीजें हम उनको क्या है, उसकी समझ बच्चों को थोड़ी बहुत होती है और इसको विकसित कर सकते हैं। सो कह रहे हैं समय की संकल्पना से संबंधित हमारे पास कुछ नीचे एक्टिविटीज दी गई हैं, जो कि बच्चों के लिए ही हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज को। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं बच्चों में जो भी भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य की जानकारी को विकसित करने के लिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लो सुबह का समय है, तो बच्चों से आप इस तरीके की चर्चा कर सकते हो या बात कर सकते हो कि भाई बच्चों मान लो अब सुबह का समय है, तो बताओ अब हम क्या करेंगे। सो बच्चों ने लास्ट डे जहाँ आज सुबह जो भी कुछ किया होगा, ठीक है, या अगले दिन जो भी वो करेंगे, सो उस पर बच्चे क्या है फिर आपको बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, है ना। सो ये भी एक समय की संकल्पना हो सकती है। अब कह रहे हैं रात हो गई है, आप रात को क्या करते हो, इस समय कुत्ते क्या करते हैं और पेड़ क्या करते हैं, ऐसे मीन्स अलग अलग तरीके से आप बच्चों से क्वेश्चनिंग
कर सकते हो। गर्मियों की छुट्टियों में तुम क्या करते हो, है ना? सो गर्मियों की छुट्टियों, तो गर्मी भी एक समय होता है ना, सीजन, ठीक है? सो इसके बारे में मीन्स बच्चों को उनकी समझ विकसित होगी। इसके बाद कह रहे हैं कुछ अल्प अवधि से संबंधित कुछ सिचुएशंस होती हैं, बच्चों को यह जानने में सहायक हो सकती है कि समय को मापा भी जा सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि अच्छा मैं देखता हूँ कि पहले तुम खाना खत्म करोगे या मैं बर्तन साफ करूंगी। अब यहाँ पे देखो, जब हम इस तरीके से बच्चों से एक बातचीत करते हैं या क्रियाएं आयोजित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कि भाई जब एक माता बच्चे को कहती है कि अच्छा, या एक पिता कहता है कि मैं देखता हूँ कि भाई पहले तुम खाना खाओगे या मैं बर्तन साफ करूंगा, है ना? सो यह एक क्या है कि टाइम को मेजर करने का यह एक तरीका हो सकता है। जैसे कि मैं 10 तक गिनूंगी और देखते हैं कि तब तक तुम शेल्फ पर रखी किताबें आप मुझे दे सकते हो या नहीं। मीन्स 10 गिनने से पहले आपने यह काम करना है ना? सो 10 का जो एक मेजरमेंट है वो यहाँ पे बच्चे क्या है इसको समझेंगे, ठीक है? सो इससे बच्चों की काउंटिंग भी विकसित हो रही है ना? तो इससे बच्चों का जो भी समय को कैसे मापा जा सकता है यह भी विकसित हो रहा है ना? और बच्चे काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं गति की संकल्पना समय से कैसे रिलेट, तो जैसे कि ये आपको पता है कि भाई जो टाइम है और एक स्पीड है ना? टाइम और स्पीड इनका आपस में रिलेशन होता है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, है ना? सो ऐसी चीजों की भी कहीं ना कहीं बच्चों को समझ आती है ना? कि भाई तेजी से काम जो करेंगे, है ना, अगर तेजी से करेंगे काम तो उसमें समय कम लगेगा, ठीक है? सो लोग कहते हैं कि भाई समय बहुत जल्दी से गुजरता है, तो मैं कहता हूं कि भाई अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाओ। किसी भी कार्य में ले लो, आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, चलो ये तो आपके लिए जस्ट एक सजेशन था। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चे समय को समझना शुरू कर देते हैं तो वे तेज और धीमी वस्तुओं की जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात भी करते हैं। सो इससे रिलेटेड भी कुछ कह रहे हैं। एक आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक्टिविटी कि बच्चों को किसी निश्चित बिंदु तक पहले धीरे और फिर तेजी से जाने को कहो। उनसे पूछें कि किस गति में कम समय लगता है ना? कि भाई पहले आप धीरे गए फिर तेज गए, है ना? एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट में पहले आप स्लो चलो फिर आप थोड़ा स्पीड से चलो, है ना? सो उनसे पूछें कि किसमें टाइम कम लगता है और किसमें ज्यादा, है ना? सो अगर आप स्लो चलोगे तो इसमें टाइम क्या है, ज्यादा लगेगा, ये आपको पता है। और अगर आप स्पीड से चलोगे तो इसमें आप समय कम लगेगा। सो बच्चे बताएंगे कि ये मैं स्पीड से गया था और मुझे कम समय लगा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं स्पीड से गया था, है ना? सो बच्चे इससे मीन्स स्पीड है जो टाइम है इसकी संकल्पना को भी समझेंगे। तेज चलने वाले और धीरे चलने वाले जानवर हो गए, कुछ व्हीकल हो गए, ठीक है, उससे रिलेटेड आप बच्चों से डिस्कस कर सकते हो। फिर इन सभी जानवरों को एक कार्ड पर दर्शा करके और बच्चों से कहें कि ये सभी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके बाद बच्चों से पूछे कि कौन पहले पहुंचेगा, है ना? सो पहले आप तेज चलने वाले और धीमे चलने वाले जानवरों की बात कर सकते हो, फिर इनकी कुछ पिक्चर आप बच्चों को दिखा सकते हो और आप एक एक जस्ट क्रिएट कर सकते हो स्टोरी कि अब ये सभी जानवर इकट्ठे एक दौड़ में भाग ले रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग पहले कौन जीतेगा, है ना? कौन पहुंचेगा। सो बच्चे जब उन्होंने तेज चलने वाले और धीरे चलने वाले जानवरों के बारे में डिस्कस किया था तो उन्हें इस उस टाइम पे यह पता तो चला होगा ना कि भाई कौन सा जानवर तेज चलता है। सो जो तेज चलता है वही सबसे पहले पहुंचेगा, है ना? सो इस तरीके की समझ उसमें विकसित होगी। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि समय के साथ साथ कैसे चेंज आता है और मीन्स समय के साथ साथ चीजें कैसे बदलती है, यह समझाने के लिए भी एक्टिविटी आप आयोजित कर सकते हो। कह रहे हैं बड़े जो बच्चे होते हैं मीन्स वैसे हमने डेटा लिया है 3 से 6 वर्ष तक का, तो यहाँ पे 5 या 6 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पे मान सकते हो कि उनके साथ चर्चा करें कि चांद का बढ़ना और घटना या उनका कम होना यह एक उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। तो दिन प्रतिदिन चांद के परिवर्तित होते होते आकार और आकृति की और कह रहे हैं बच्चों का ध्यान क्या है, अट्रैक्शन जो उनकी है उसकी और करें कि चांद कैसे कम हो रहा है और कैसे उसकी शेप है या साइज है वो चेंज हो रहा है, ठीक है?
प्रतिदिन जो कैलेंडर पर चांद का चित्र बनाकर यदि आप उसमें प्रतिदिन होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड रखेंगे तो बच्चे एक से दूसरे दिन में होने वाले परिवर्तनों को समझ सकेंगे। तो मीन्स आपने पूरे मीन्स जो पूरे मंथ यह एक रिकॉर्ड रखना है कि भाई फर्स्ट डे जो चांद का आकार है वो किस तरीके का था, सेकंड डे किस तरीके का है, थर्ड डे किस तरीके का है, फोर्थ डे किस तरीके का है। इस तरीके से आप 15 या 20 दिन तक यह रिकॉर्ड अगर रखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे कि यह अब समझ विकसित होगी कि एक से दूसरे दिन में जो चांद के आकार में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही वे यह चर्चा कर सकते हैं कि जो भी नव चंद्र है या पूर्णिमा है में कितने दिनों का अंतराल होता है। ये आपको पता है कि 15 डेज का उनमें अंतराल होता है ना, और एक महीने में कितनी मीन्स पूर्णिमाएं आती हैं। सो इस तरीके की समझ उसमें विकसित होगी। कह रहे हैं बीज से एक पौधा उगाना और समय के साथ वह कैसे उसमें चेंज आ रहा है इसका ऑब्जर्व, इसको मीन्स ऑब्जर्व करने के लिए भी आप एक परियोजना बना सकते हो कि भाई आपने एक प्लांट को प्लांटेशन किया है, ठीक है, उसका तो उसको आपने कैसे वो आगे जाकर के बढ़ेगा। ठीक है, सो इस चीज को आप बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए कह सकते हो कि डेली आपने इस चीज को देखना है। सो जिसका प्रयोग बच्चों को यह दिखाने के लिए किया जा सकता है कि समय के साथ चीजें बदलती है। ऐसे ही घटनाओं के एक क्रम को अलग अलग कार्डों पर आप चित्रित कर सकते हो। सो इस तरीके की पिक्चराइजेशन आप करवा सकते हो बच्चों को कि भाई यह कौन सा समय हो सकता है, यह कौन सा समय हो सकता है, या यह हमारे पास कौन सा समय हो सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कार्ड पर चित्र दिखा करके, ठीक है, कुछ जो भी समय है उसकी संकल्पना को विकसित कर सकते हो। स्थान की संकल्पना को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पे कुछ है, तो स्थान की समझ बढ़ाने के लिए जो भी एक जगह है, क्षेत्र है, एरिया है, प्लेस है, सो कह रहे हैं वस्तुएं कुछ स्थान घेरती हैं, दूर और पास, ऊपर और नीचे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, बाहर और अंदर, ये सभी स्थान की संकल्पना की जानकारी देते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं जो भी हम कुछ ऐसे कह रहे हैं खेल करके आए थे हम पीछे, जो कि चैप्टर जिसका 21 चैप्टर था उसमें भी हम कुछ खेल करके आए थे, जिसमें हमने कह रहे हैं बच्चों को दौड़ने, ऊपर चढ़ने और कूदने के अवसर मिलते हैं। तो बच्चों में स्थान की संकल्पना को विकसित करने में सहायक होती हैं ये एक्टिविटीज, कि बाहरी जो खेल थे और भीतरी खेल थे। ठीक है, सो विशिष्ट क्रियाओं के लिए कह रहे हैं आप दूर और पास, बाहर और नीचे की जानकारी को मजबूत करने के लिए कुछ आयोजित कर सकते हैं खेल क्रियाएं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि किसी कैलेंडर या अखबार, जैसा कि ऊपर चित्र का उदाहरण दिया गया है, से एक पिक्चर लें और जो चीजें बच्चों के नजदीक हैं और जो वस्तुएं उनके उनसे दूर हैं, ठीक है, उन्हें उन्हें बताने के लिए कहें। सो इस तरीके की आप पिक्चर ले सकते हो, अखबार से काट सकते हो, आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगी। सो बच्चों को कहें कि आपको इस पिक्चर में कौन सी चीजें दूर दिखाई दे रही हैं और कौन सी चीजें नजदीक दिखाई दे रही है। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ लोगों का समूह खड़ा है ना, यहाँ पे डस्टबिन पड़ा है, यहाँ पे एक बच्चा और अपने सॉरी एक माँ अपने बेटे के साथ जा रही है, उसके हाथ में गुब्बारा है ना। सो उनसे पूछें कि कौन सी चीज इनमें से आपको दूर लग रही है, कौन सी चीज पास लग रही है। सो इससे उनमें जो भी एक स्थान की समझ है वो विकसित होगी। माप की संकल्पना को विकसित करने के लिए यहाँ पे अब देखो मेजरमेंट आपको पता है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इसके तीन कह रहे हैं, तीन चार पहलू हैं जो माप की संकल्पनाओं का हिस्सा होते हैं। अगर बच्चों को इसकी समझ आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे मेजरमेंट को समझ जाते हैं। सो कह रहे हैं माप की इकाई जिसके आधार पर वस्तुएं मापी जाती हैं, बच्चों को इसकी समझ होनी चाहिए। सो माप की इकाई कोई भी ले सकते हो। देखो, एक तो होता है स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। सो स्टैंडर्ड यूनिट की बात तो हम यहाँ पे बिल्कुल, जब बच्चे मेजरमेंट की संकल्पना को समझ लेंगे फिर बात करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट की। मीन्स जिसको बोलते हैं मानक इकाई। मानक इकाई जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें पता है कि कुछ ऐसे कुछ लिक्विड होता है ना, कुछ लिक्विड होते हैं जिनको हम लीटरों में ही, है ना, जिनको हम लीटर में ही क्या करते हैं, मापते हैं। जहां अगर मैं बात करूं कपड़े की, है ना, कपड़ों को हम मीटर में मापते हैं, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वेट की, ठीक है, सो इसको हम किलो में मापते हैं, है ना, किलोग्राम में। सो यह लीटर हो गया, मीटर हो गया, किलो हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सो ये चीजें क्या है, यह तो मानक इकाइयों में आ जाती हैं। ठीक है, ये चीजें तो मानक इकाइयां हैं। ठीक है, सो इसकी समझ विकसित, इन मानक इकाइयों की समझ विकसित होने से पहले बच्चों को जस्ट आपने कैसे एक इनफॉर्मल
एक इनफॉर्मल एक्टिविटीज करवानी है, ठीक है, ताकि बच्चों में अपने आप ये स्टैंडर्ड जो यूनिट है मेजरमेंट से रिलेटेड ये विकसित हो जाए। सो यहाँ पे हमारे पास देखो कह रहे हैं कि माप की इकाई जिसके आधार पर वस्तुएं मापी जाती हैं, इसकी समझ। यह जानकारी की माप की इकाइयों को किसी संख्या के साथ भी क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, कि जैसे कि 1, 2, 3 या मीन्स इसको 1 किलो कह दो, 3 किलो कह दो, तो यह एक संख्या तो है ना। दूसरा कह रहे हैं आगे कह रहे हैं विभिन्न इकाइयों द्वारा लिए गए मापों की तुलना करना संभव नहीं है। उदाहरण यदि आप 16 कदम चलने का निर्देश दें तो कह रहे हैं अलग अलग लोग उन पर जो उनके 16 स्टेप होंगे उसमें अलग अलग दूरी तय करेंगे, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई भी पर्सन जब एक स्टेप लेता है तो उसका माप क्या है ना। सो देखो किसी पर्सन का स्टेप कितना हो सकता है, किसी का तो इस तरीके से हो सकता है जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। लेकिन अगर मैं दूसरे पर्सन की बात करूं उसका स्टेप छोटा भी हो सकता है ना, ऐसे। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पे कितने स्टेप आए हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, लेकिन बी के कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। सो इसमें हमने 4 स्टेप लिए, इसमें 7 स्टेप लिए, लेकिन दूरी यहाँ पे हमने समान रखी है। सो इस तरीके से यहाँ पे कि अलग अलग जो यूनिट हमने इकाइयों द्वारा जो भी माप लिए हैं उसकी तुलना करना संभव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इनफॉर्मल वे से चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, इनफॉर्मल वे। सो ये थोड़ी चीजें आगे आ जाएंगी। आगे हमारे पास कह रहे हैं अगर जब वह इस चीज को समझ जाएंगे उसके बाद विभिन्न मापकों की तुलना की जा सके, इसके लिए मानकीकृत इकाइयों का होना जरूरी है। मीन्स इसलिए यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था, सो जो कि जिसमें कहा था कि चलो आप 16 कदम चलने का निर्देश दिया है आप किसी को कि आपने 16 कदम चलने हैं, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जब बच्चे 16 कदम चलते हैं, ठीक है, सो तो कोई तो मान लो किसी के तो 16 कदम चलो मान लो कि यहाँ तक पूरे हो जाते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ तक पूरे हो गए, लेकिन किसी के 16 कदम जो 16 स्टेप है किसी के यहीं तक कवर हो जाएंगे कि भाई यहीं तक कवर हो गए, ठीक है। और किसी की अगर मान लो यहाँ तक लेके जाना था लेकिन किसी के यहीं तक कवर हो गए, है ना, 16 स्टेप, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, तो बच्चे फिर कहीं ना कहीं पजल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अब उनको बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आपका जो स्टेप है उसका डिस्टेंस कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, इसमें ज्यादा डिस्टेंस है और ज्यादा, है ना। सो इसलिए कहीं ना कहीं चीजें क्या है, मीन्स क्या है कि पूरी नहीं पड़ रही है यहाँ पे, यहाँ तक इस दूरी तक, है ना। सो फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी एक मानक इकाई है उसका यहाँ पे हमारे पास आना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कह रहे हैं माप के इन सभी पहलुओं को बच्चों को समझाने के लिए बच्चों को मापने के अनौपचारिक और सहज अनुभव, तो जहाँ पे आप इनफॉर्मल और नेचुरल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे, मींस नेचुरल वे से समझाओगे, चीजों को रूल रेगुलेशन से मत समझाना यहाँ पे आप, ठीक है। एक उनको डेली लाइफ के अकॉर्डिंग उसको एक एक्टिविटी ऐसी करवाएं जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हो और चीजों को समझ सके, जैसे कि जहाँ पे उनके दैनिक क्रियाकलापों में मीन्स जस्ट डेली लाइफ की एक्टिविटीज में कह रहे हैं बच्चों से आकार जो कि माप का एक हिस्सा है जानने की आशा की जाती है, तो अध्यापक उसे कहता है कि मुझे सबसे छोटी पेंसिल दो, जहाँ जब बच्चा कहता है कि मैं उससे लंबा हूं, तो इट मीन्स जब वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उन्हें क्रम में रखते हुए किसी मानक इकाई का आधार पर उन्हें नहीं मानते मापते, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिया जाता जब भी वह चीजों को कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बच्चे ने दूसरी पेंसिल के साथ कंपैरिजन करके कहा है कि मुझे सबसे छोटी पेंसिल दो, है ना। उसने एक ऐसा नहीं है कि उसने एक मापक लिया है यहाँ पे, ठीक है, और उस मापक से उसको मापा है पहले बड़ी पेंसिल को और छोटी पेंसिल को, फिर उसने कहा है कि मुझे छोटी पेंसिल दो, उसने मापक नहीं लिया, उसने जस्ट कंपैरिजन करके ऑब्जर्व करके ही ये चीज कही है। यहाँ कहता है कि मैं सबसे लंबा हूं, तो ए ने मान लो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के साथ जब कंपैरिजन किया, ठीक है, तो उसे पता चला कि भाई वो दीवार से इतना यहाँ तक पहुंचता है और बी दीवार के यहाँ तक पहुंचता है ना। सो इट मीन्स वह क्या है, उससे लंबा है। सो उसने कोई इसके लिए मापक नहीं लिया था, ठीक है। सो कह रहे हैं फिर भी वस्तुओं को वह परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, मीन्स उन्होंने बिना मापक लिए वह चीजों को मापते हैं, ठीक है। सो क्योंकि वह वस्तुओं के साथ
जो भी उनमें आपस में रिलेशन बनता है उसको रिलेट करके, उसको कंपैरिजन करके करते हैं। सो माप के लिए इकाई की जरूरत होती है। इस फैक्ट को जानने में मदद के लिए आप कह रहे हैं कुछ एक्टिविटी करवा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं बच्चों से कमरे की लंबाई नापने के लिए कहें। ठीक है, सो इस लंबाई को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए कह रहे हैं कि वे कमरे के एक छोर से मीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलें और बताएं कि कमरे की लंबाई मापने में उन्हें कितने स्टेप चलना पड़ा, है ना। सो जो भी एक रूम है मान लो, ठीक है, सो उस रूम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलने के लिए जब आप कहोगे तो उनसे पूछना कि भाई आपने कितने कदमों को कितने कदम चले आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कि आप कितने कदम चले। सो इस तरह वे खेल के मैदान कह रहे हैं जो रसोई घर है या अन्य स्थानों को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और स्टेप की संख्या के संदर्भ में माप को वह व्यक्त कर सकते हैं। खेल के मैदान, रसोई घर जो भी इसकी लंबाइयां है वह माप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि भाई जो खेल का मैदान है वह रसोई घर से बड़ा है, या मेरे कमरे की जो जगह है वह रसोई घर से बड़ी है, जो वॉशरूम की जगह है, ठीक है, वह रसोई घर से छोटी है, क्योंकि उसने कदमों के द्वारा क्या है, चीजों को मापा है ना। सो इसलिए वह मापने की जो समझ है विकसित हो रही है। उसके बाद कह रहे हैं विभिन्न आकारों की बाल्टियां भरने के लिए कह रहे हैं आप कितने मग या गिलास पानी डालोगे। सो यहाँ पे इस चीज को इंपोर्टेंस दी है कि कितने मग या गिलास पानी के लगेंगे किसी बाल्टी को भरने के लिए, ठीक है, कितने आप गिलास है जो वो पानी के इसमें पुट करोगे। सो यह इसका मापक है, जो कितने गिलासों की संख्या, यह क्या है, इसका मापक है। सो यहाँ पे फिर वो क्या है कि अलग अलग बाल्टियां, जो छोटी बाल्टी है, बड़ी बाल्टी है, उससे बड़ी है ना, इसको वो क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बना लेते हैं कि जैसे कि अब ये एक बाल्टी है, ठीक है, एक हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये ले लो थोड़ा इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग शेप की हमने ये बाल्टियां ले ली, और ये हमारे पास सिर्फ एक शेप का गिलास है, ठीक है। सो यहाँ पे जब बच्चे इस गिलास से बाल्टी को इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, फिर इसको भरेंगे, है ना, सो बच्चों की एक समझ विकसित होगी कि भाई इसमें कम गिलास लगे हैं पानी के, इसमें ज्यादा लगे हैं, ठीक है, इसमें इसमें ज्यादा लगे हैं, इससे ज्यादा लगे हैं, लेकिन इससे कम लगे हैं, है ना। सो यहाँ पे फिर क्या है, वो कंपैरिजन कर पाएंगे। तो होप के ये चीज आप समझ गए होंगे कि इससे उनको जो भी माप है इसका पता चलेगा। तो यह एक माप ही है जो कि इनफॉर्मल वे से हमने सेट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हमने इस चीज को स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानेंगे। सो यह एक स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है, नेचुरल एक्टिविटी है जो बच्चे को समझ में आएगी, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं ऊंचाई जो है उसको जानने के लिए, हाइट का पता करने के लिए दीवार के सहारे आप खड़ा कर निशान भी लगा लगा सकते हो। तो यह निशान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसको थोड़ा हम बना लेते हैं, इसको भी, ये एक दीवार है ना, कि ए बच्चा है यहाँ पे, और बी बच्चा है यहाँ पे, और सी बच्चा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए की मान लो कि लेंथ यहाँ तक आती है, हमने निशान लगा दिया, और बी की लेंथ यहाँ तक आती है, फिर हमने निशान लगा दिया, ठीक है, और सी की लेंथ यहाँ तक आती है ना। सो यहाँ पे बच्चों को यह अब समझ विकसित होगी कि यह जो निशान लगाया है कि वह इतना लंबा है और वह इतना है और वह इतना है, तो जो सी है उसे पता चलेगा कि भाई वह बी और ए से बड़ा लंबा है, ठीक है, हाइट में, और ए को पता चलेगा कि वह बी और सी से हाइट में छोटा है, ठीक है। सो ऐसी चीजों की, इसके लिए आप कोई रिबन या रस्सी भी ले सकते हो, ठीक है। तो यह भी एक मापक बन सकता है। सो कहने का मतलब यहाँ पे जो यूनिट है ना, जो ये यूनिट का काम कर रहे हैं, निशान लगाना, रिबन या रस्सी, पीछे हमने गिलास का किया था, है ना। सो ये यूनिट का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कह रहे हैं मेज, बाग या जमीन के एक भाग को ढकने के लिए कितने गुटके या कितने कागज या कितने पत्थर के टुकड़े, है ना, ऐसी चीजें कितनी लगती हैं। तो यह एक मापक है, ठीक है, जो यूनिट का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि सभी प्रकार की जैसे सामग्रियां हैं, जैसे कि शंख हो गए, सिप्पियां हो गई, चिटकनियां, ठीक है, देवदारू फलों के जैसे कि भार मापने के लिए आप कोई तराजू का प्रयोग कर सकते हो। तो बच्चों को जो एक वेट है उसका पता चलेगा, ठीक है। आगे हमारे पास थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं कि
इन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों के दिमाग में अब एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बंधन सा पैदा होगा, क्योंकि अब उनकी विचार शक्ति, जो देखो हमने जो भी हमने एक्टिविटीज करवाई, कभी तो हमने उनको कहा कि भाई बाल्टी भरने के लिए कितने कप लगेंगे, हमने कभी उनसे एक्टिविटी करवाई कि भाई आप कमरे की लंबाई को अपने कदमों से मापो, है ना, अपनी हाइट को मापने के लिए दीवार पर निशान लगाओ, है ना। सो यहाँ पे कह रहे हैं अब उनके आगे जाकर के जैसे भी बड़े होंगे बच्चे, तो उनके आगे जाकर के दिमाग में एक विरोधाभास उत्पन्न होगा, मीन्स एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट सा बनेगा कि किस तरीके का, कि माप के लिए मानकीकृत इकाइयों की आवश्यकता की ओर प्रेरित करेगी, जो मीन्स अब यह जो विचार शक्ति बनेगी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे, वो आगे जाकर के फिर किसको प्रेरित करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड यूनिट भी होते हैं या नहीं, है ना। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे कहा है कि जब प्रत्येक बच्चा कमरे को मापता है तो उसमें कदमों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त करता है, तो निश्चित ही यह बात उठेगी कि प्रत्येक बच्चे के कदमों के हिसाब से कमरे की लंबाई अलग अलग प्रकार से व्यक्त होती है, कि अगर हम स्टेप के हिसाब से देखें तो हर एक बच्चे की फिर क्या है, कोई एक कमरे को मापता है, जैसे कि हमने पीछे किया था कि कोई भी एक कमरे को मापता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो मान लो कि बच्चे ए ने मापे थे, सो उसने जितने भी कदम यहाँ पे लिए, है ना, फिर मान लो कि अगर बी ने मापे तो उसने थोड़े क्या है ज्यादा कदम ले लिए, तो उसने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो कदम 20 बन गए, तो उसने कहा कि मेरे हिसाब से तो कदम 16 ही बने हैं। ऐसे ही सी आया, ठीक है, तो सी ने इस तरीके से कहा कि मेरे हिसाब से तो 15 स्टेप ही बने हैं, है ना। सो अब अलग अलग जब उनके स्टेप बने तो यहाँ पे अब उन्हें पता चलेगा कि भाई फिर कोई ना कोई तो ऐसा यूनिट होगा जो कि एक सेम हो, है ना। तो यह निश्चय ही कह रहे हैं, फिर बात उठेगी कि प्रत्येक बच्चे के कदमों के हिसाब से कमरे की लंबाई अलग अलग प्रकार से व्यक्त होती है। सो बच्चे इसका कारण पूछेंगे, तो आप इस विषय पर फिर क्या है डिस्कस कर सकते हो कि प्रत्येक बच्चे के कदमों में भिन्नता होती है, इसलिए आपको आपके जो कदमों में मीन स्टेप में अलग अलग जो डिफरेंस पाया जाता है, इसके कारण आपको कमरे की लंबाई अलग अलग लगती है। सो इस प्रकार जब बच्चे बाल्टी में पानी भरने के लिए गिलास या मग का प्रयोग करेंगे तो उन्हें भिन्न भिन्न आकारों के यदि आप कप या गिलास दोगे तो फिर उन्हें यह क्या है, इस तथ्य पर फिर आप विचार कर सकते हो कि बाल्टी को भरने के लिए, ठीक है, गिलास या कितने गिलास पानी या कितने मग पानी लगा, जो कि आपने अलग अलग आकार के लिए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे किसी एक बाल्टी को भरने के लिए आपने एक तो इस तरीके का गिलास ले लिया, ठीक है, एक इस तरीके का ले लिया, ठीक है, और एक इस तरीके का गिलास ले लिया, ठीक है, अलग अलग शेप के गिलास लेने पर, ठीक है, तो इससे भी क्या है, यह एक इशू बनेगा कि भाई इस ये क्या है, ये ज्यादा सॉरी ये कम लगे, ये ज्यादा लगे, ये उससे भी ज्यादा लगे किसी बाल्टी को भरने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं तो इस प्रकार एक कह रहे हैं जागरूकता द्वारा आप इस चर्चा की ओर अग्रसर हो सकते हो कि भिन्न भिन्न लोगों द्वारा लिए गए मापों की आपस में तुलना करनी हो तो माप के लिए मानकीकृत इकाइयों की आवश्यकता होती है, मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट की यहाँ पे अब जरूरत होती है। सो जो कि उपयुक्त एक्सपीरियंस हमने किए हैं, तो आप इस कॉन्सेप्ट को उभार सकते हैं कि माप के लिए मानक इकाइयों की जरूरत होती है और बच्चों के रिस्पॉन्स द्वारा, प्रतिक्रियाओं द्वारा कह रहे हैं आपको यह निर्णय लेना होगा कि वे इन अनुभवों को विस्तृत रूप से समझने के लिए किस हद तक तैयार हैं। तो यहाँ पे आपको अब यह भी डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चे अब अगर वह स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा है तो वह किस हद तक उनको समझ इसकी आ जाएगी या नहीं, ठीक है। सो मूल रूप से माप की मानक इकाइयों की आवश्यकता पर चर्चा बच्चों के निजी अनुभवों या प्रत्यक्ष ज्ञान से ही विकसित होनी चाहिए। मीन्स जब बच्चे इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तभी आपको उसके बारे में बताना है, मीन्स स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में अगर बच्चे जानना चाहते हैं उनके विचारों को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो फिर आप उनसे बातचीत करें, ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में जब आप बच्चों को किसी माप या किसी संकल्प किसी मेजरमेंट के बारे में बता रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आप जो भी यह स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे कि हमने पीछे किया था, किलो होता है ना, मीटर होता है, लीटर होता है ना, सो इसकी बात करेंगे आप। सो स्टार्टिंग में ऐसी इन चीजों की बात आप नहीं करोगे। सो होप कि आप समझ गए होंगे काफी चीजें कि कैसे आपने मेजरमेंट को विकसित करवाना है। सो इसमें कह रहे हैं कि उनके प्रत्यक्ष ज्ञान या निजी अनुभवों से ही क्या है विकसित होने चाहिए। सो जब बच्चे जो है समझने लगेंगे कि प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया माप का परिणाम अलग होता है तो यह इस बात को सूचित करता है कि उनकी विचार शक्ति को अब थोड़ा क्या है
विस्तृत किया जाए, ब्रॉड किया जाए, उन्हें मानक इकाइयों से संबंधित चर्चा आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था और यह चैप्टर हमारा पूरा ओवर हो गया है। ठीक है, तो 5 पार्ट्स में हम यह जो भी चैप्टर है इसको हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि था कॉग्निटिव एबिलिटीज और कॉन्सेप्ट को विकसित करने के लिए जो खेल क्रियाएं थी। ठीक है, उसको तो इसमें हमने देखो स्टार्टिंग से आप ये सारा हमने जो भी इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं, पहले पार्ट से लेकर के आज तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे जो कि संख्या थी, है ना, समय था और स्थान था और मेजरमेंट था, इसको यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे इसको आकार को, आकृति को और जो भी मैथमेटिकल रिलेशन बनता है, ठीक है, बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, उसको हमने विकसित किया था। काज एंड इफेक्ट हमने उससे पहले कर लिया था। सो होप कि यह चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। इसको हमने 5 पार्ट्स में किया है। ठीक है, सो यह वीडियो का लास्ट पार्ट था। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।